नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैंने आपको बताया था क्या कल मैंने क्या बताया था हसीन मसूद शाह, ठीक है? हसीन मसूद शाह। तो हसीन से हो गया था हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, ठीक है? और क से कर्ण वंश और सा से सातवाहन, ठीक है? तो हमने शुंग वंश तक अपना कर लिया था। हसीन हर्यक वंश में मैंने आपको बताया था किस तरीके से बिंदुसार ने बिंबिसार ने, ठीक है, हर्यक वंश की नींव रखी थी। उसके बाद में उसका पुत्र अजातशत्रु आता है, अजातशत्रु के बाद में उसका पुत्र उदयन आता है। इस वंश को पितृदंता वंश बोला जाता है, ठीक है? उसके बाद में शिशुनाग वंश का मैंने आपको बताया था। उसके बाद में नंद वंश, जो कि पूर्णतः मतलब कह सकते हैं पहला शायद पहला गैर क्षत्रिय राजा था, या कह सकते हैं वंश था, जिसका राजा था पहले घनानंद, महापद्मनंद को सर्व क्षत्रंतक बोला जाता है। उसके बाद में इसका पुत्र बनता है जिसका नाम होता है घनानंद चाणक्य जी के साथ में दुर्व्यवहार करता है। उसके बाद में आचार्य चाणक्य इसको जड़ समेत उखाड़ने की कसम खा लेते हैं और तब तक अपनी शिखा नहीं बांधते इस तरीके से, ठीक है? और नंद वंश के बाद में फिर मौर्य वंश, तो चाणक्य जी ट्रेंड करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद की हत्या करवा के मौर्य वंश की नींव पड़ती है। और मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य जी की माता जी का नाम था मूरा, तो उनके नाम पे इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा था, ठीक है? तो यहाँ से हो जाता है मौर्य वंश के बाद में मौर्य वंश के अंतिम जो राजा था, ठीक है, नाग दशक, उसकी हत्या कर देता है शिशुनाग। और शिशुनाग उस समय उनकी जो भी होता है क्या नाम, सेनापति होता है। और ये उसके बाद में सॉरी पुष्यमित्र शुंग, ठीक है? और फिर ये शुंग वंश की स्थापना करता है। शुंग वंश पूर्णतः ब्राह्मण, मतलब कि कह सकते हैं कि वैदिक या ब्राह्मण था ये जो पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है? और उसके बाद में ये काफ़ी बौद्धों को कटवा देता है, ठीक है? और कई ये जो मठ वगैरह होते हैं, स्तूप वगैरह उनको ये तोड़वा देता है। इतना हो गया था। इसके बाद में शुंग वंश के जो अंतिम व्यक्ति था, उसकी हत्या कर दी जाती है। वासुदेव उसका मंत्री होता है, वो उसकी हत्या कर देता है। और उसके बाद में कर्ण वंश की नींव पड़ती है, ठीक है? तो आज बात करने वाले हैं हम कर्ण वंश की, और उसी के साथ साथ सातवाहन वंश की भी कर लेंगे। तो कर्ण वंश का जो संस्थापक था वासुदेव था। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था एक वासुदेव वो भी था जिसने किसी एक धर्म की नींव रखी थी। कौन सा धर्म था वो बताइए? भागवत धर्म था या वैष्णव धर्म? ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। मैंने आपको ये सारे धर्म बताए थे जिस समय, उस समय मैंने बताया था इस वंश का संस्थापक ये था, सॉरी इस धर्म का संस्थापक ये था, इस तरीके से, ठीक है? तो सेम बात वही है कि कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव होता है। इसकी राजधानी विदिशा होती है, ठीक है? विदिशा पुष्यमित्र शुंग की भी राजधानी विदिशा ही एक तरीके से होती है। इसने दो राजधानियां बनाता है पुष्यमित्र शुंग, एक जो कि इसकी बेस राजधानी रहती है जिसको बोला जाता है मतलब कि पाटलिपुत्र, और दूसरी एक और राजधानी ये बनाता है जिसको विदिशा बनाता है, ठीक है? और ये शुंग वंश जो था पहला गैर क्षेत्रीय वंश था, ठीक है? ये मगध से बाहर का वंश था। तो इसने भी अपनी राजधानी विदिशा को ही बनाया। इस वंश में कुल 4 शासक हुए थे जो मतलब कि कह सकते हैं कि उतने इफ़ेक्टिव नहीं थे, और ये वंश ज़्यादा दिन तक चला भी नहीं था। इस वंश का जो अंतिम व्यक्ति था या अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा, और इसी सुशर्मा की हत्या कर दी थी उसके मित्र उसका जो मंत्री था सिमुक, ठीक है? और सिमुक ने हत्या करने के बाद में एक नए वंश की नींव रखी जिस वंश का नाम था सातवाहन वंश, ठीक है? तो कुल मिला के कर्ण वंश के बारे में आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब इन्होंने काम ही नहीं किया है उतना ज़्यादा, तो फिर इनके बारे में पूछा ही क्या जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक हो गया ये सारा कुछ, ठीक है? अब बात करते हैं सातवाहन वंश की। चूँकि शर्मा की हत्या कर दी थी इसका मंत्री था सिमुक, और सिमुक था सातवाहन वंश का, तो उसके बाद में सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना करेगा, ठीक है? तो बात करते हैं सातवाहन वंश, ठीक है? बात करते हैं इस वंश का जो संस्थापक सिमुक था, मैंने आपको बता ही दिया, चूँकि इसने सुशर्मा की हत्या की थी, यही मंत्री था, तो फिर उसके बाद में यही राजा बन जाता है। और ये उसके बस केवल ये होता है कि ये वंश जो है वो प्रारंभ में महाराष्ट्र के क्षेत्र में, एक्चुअली क्या था ना, जो सातवाहन थे उनका कह सकते हैं जो विस्तार वगैरह था ये और दक्षिण की तरफ चला गया था। जैसे कि अगर आपने भारत का मैप देखा होगा तो बिहार वाले क्षेत्र में मगध था, ठीक है? मगध में थी पटना। और जो अभी तक के राजवंश आए, चाहे वो हर्यक वंश हो, शिशुनाग वंश हो, ठीक है, नंद वंश हो, मौर्य वंश हो, ठीक है,
उन सभी वंशों ने मगध पे राज किया था, लेकिन जैसे जैसे पुष्यमित्र शुंग आता है वो मगध से नीचे उतर के आ जाता है अवंती वाले क्षेत्र में, ठीक है, तो वहाँ पे वो राज्य करता है। उसके बाद कड़ वंश आता है, वो भी अपनी राजधानी बित्सा की बनाता है। कड़ वंश के बाद में जब सातवाहन वंश आता है वो थोड़ा और नीचे की तरफ चला आता है, जैसे इस तरीके से हमारा भारत है, ठीक है, तो वो और थोड़े नीचे की तरफ चला आता है। तो इस ये वंश प्रारंभ में महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, मैंने आपको बताया, ठीक है, किंतु शक राजाओं ने इनको महाराष्ट्र छोड़ने पे विवश कर दिया था। एक्चुअली उसी समय पे शकों का आक्रमण हो गया था, ठीक है, तो शकों की वजह से ये इनको महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा था। ये प्राय इस वाले क्षेत्र में थे, चाहे वो सौराष्ट्र का या फिर जो माहिष्मती वाला रीजन आप मान सकते हैं, ठीक है, तो शकों का आक्रमण हो गया था, शकों का जो अधिकार हो गया था गुजरात पे, ठीक है, इस क्षेत्र पे गुजरात वाले क्षेत्र में शकों का अधिकार हो गया था। इस वजह से इनको महाराष्ट्र छोड़ने पे भी बस होना पड़ा था, और फिर ये और दक्षिण की तरफ चले गए थे, और जो वर्तमान आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है इस तरफ का, ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी और आंध्र प्रदेश की तरफ ही स्थानांतरित हो गए थे। इसी वजह से इनको आंध्र सातवाहन भी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंध्र सातवाहन किसको बोला जाता है, या आंध्र नरेश भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो कौन हो जाएंगे, सातवाहन वंश वाले लोग, ठीक है। तो सातवाहनों की जो कह सकते हैं कि जो अधिकार क्षेत्र था या इनकी जो सीमा थी वो कहाँ पे थी, प्रारंभ में तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे, किंतु बाद में महाराष्ट्र इनका बार बार शकों से लड़ाई हो रही थी, इस वजह से फिर इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो दक्षिण की तरफ स्थानांतरित कर दी थी, और वर्तमान के आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इन्होंने इनकी राजधानी बन गई थी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और सातवाहन वंश की जो नींव थी वो किसने रखी थी, सिमुक ने। किसकी हत्या करके, सिमुक जो है मंत्री था पुष्यमित्र शुंग का, मतलब सॉरी, कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा, ठीक है। सुशर्मा की हत्या करने के बाद में सातवाहन सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी थी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, एक्चुअली सातवाहन वंश के बारे में काफी इंपोर्टेंट ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वंश मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। तो उसमें आपको सातवाहन पे क्लिक करना है, क्योंकि इससे पहले मगध साम्राज्य में आपने जितने भी पढ़ा है उनमें मतलब कि राजा को मार के ही राजा बन रहा है, कोई व्यक्ति भी राजा बन रहा है, उसका अपने पिता की जगह पे दूसरा उसका पुत्र भी राजा बन रहा है। तो यहाँ पे महिलाओं को आपने केवल एक कारवकी को देखा होगा, जिसने वो एक अभिलेख बनवाया था, ठीक है। और उसके अलावा कारवकी के अलावा आपने दुर्धरा को देख लिया होगा मौर्य वंश में, ठीक है। इसके अलावा और तो मुझे लगता नहीं है कि अभी तक के जितने भी मैंने आपको वंश पढ़ाए हैं, ठीक है, लगभग 4-5 वंश हो गए, 6 वंश हो गए टोटल, ठीक है। तो लगभग 6 वंशों में मैं केवल 2 या 3 महिलाओं का ही जिक्र हुआ है, ठीक है। तो लेकिन जो सातवाहन वंश है, तो सातवाहन वंश को मात्र सत्तात्मक वंश बोला जाता है। इसमें आपको आगे देखने को मिलेगा ये किस तरीके से मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि इसमें मोस्टली जो प्रोनाउंसिएट करते थे किसी राजा का नाम या किसी व्यक्ति का नाम, तो वो उसकी माता जी के नाम के बेस पे किया करते थे। आगे आपको पता चलेगा। बात करते कि सातवाहन वंश की जो राजधानी थी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान थी, ठीक है। और सातवाहन समय का जो सबसे योग्य शासक था वो हॉल था। ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हाल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करें सबसे प्रतापी शासक की, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, ठीक है। अब ध्यान रखिए, ये देखिए गौतमी पुत्र, गौतमी यहाँ पे इनकी माता जी का नाम है, तो गौतमी का पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी इस व्यक्ति का नाम है जो कि राजा था, और इसकी माता जी का नाम इसके साथ में लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे योग्य शासक इसका सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हो जाएगा हॉल। लेकिन वहीं बात करें अगर सबसे प्रतापी शासक की, तो वो हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। एक्चुअली इसने काफी युद्ध लड़े थे और कई युद्ध जीते भी थे, ठीक है। तो इसी के समय पे नासिक में, नासिक देखिए, जब मैं अब इसके जस्ट बाद में मैं आपको बढ़ाऊंगा इंडो ग्रीक, ठीक है, उसके बाद शक, कुषाण, हूण, ठीक है, ये 4 और जो भी विदेशी आक्रमण हुए थे उनके बारे में पढ़ाऊंगा। तो उस समय आपको ध्यान समझ में आएगा कि ये शक शासक, ये नासिक के शक थे, ठीक है, जो कि नासिक महाराष्ट्र का ही क्षेत्र। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग में इनकी जो राजधानी थी वो महाराष्ट्र थी, लेकिन शकों का बार बार अटैक हो रहा था, इस वजह से फिर इनको अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश की ओर स्थानांतरित करनी पड़ी थी। और आंध्र प्रदेश में भी इन्होंने प्रतिष्ठान नामक जगह पे को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो नासिक का शासक था शक शासक था नहपान। ध्यान रखिएगा, जो शक थे, शक ने बेसिकली 4 जगह पे डेरा डाल दिया था। इस तरफ हरियाणा वाले क्षेत्र में, ठीक है, इधर मथुरा वाले क्षेत्र में, और इधर गुजरात वाले क्षेत्र में, तथा इधर मध्य प्रदेश के नासिक वाले क्षेत्र में। तो ये जो नासिक वाले जो शक थे, वहीं पे नासिक का शक राजा था जिसका नाम था नहपान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नहपान के साथ में इसका युद्ध हुआ था, और उसके बाद में जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था इसने नहपान को हरा दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं इसकी जो जानकारी है वो जोगल थम्बी से मिले सिक्कों से मिलती है, जिसमें एक और गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा दूसरी ओर नहपान बना है। और ये जो सिक्के थे वो गौतमीपुत्र सातकर्णी की तरफ से चलाए गए थे, ठीक है। और इस वंश का अंतिम जो व्यक्ति था, या कह सकते हैं कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद में जो राजा था वो था वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। ध्यान रखिएगा,
पुल्लुमावी यहाँ पे पुत्र का नाम हो गया, और वशिष्ठी ये सातकर्णी जी की जो पत्नी थी, गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो पत्नी थी यानी पुल्लुमावी की जो माता जी थी, उनका नाम था वशिष्ठी। तो इस वंश का जो अगला शासक था वो वशिष्ठी पुत्र पुल्लुगामी था। ठीक है, यहाँ से भी आपको रिलेट हो रहा होगा कि यहाँ पे भी इनकी माता जी का नाम आ रहा है। तो कुल मिला के ये सातवाहन वंश जो था वो मात्र सत्तात्मक था, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके समय पे उज्जैन में शक आक्रमण हुए थे। चूंकि ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि नासिक में शक हो ही गए थे, तो उससे पहले उज्जैन के जो शक थे, ठीक है, उनका आक्रमण हुआ था इसके कह सकते हैं कि साम्राज्य पे। ठीक है, लेकिन इस समय इसका जो नेतृत्व कर रहा था, यानी कि उज्जैन के जो शक थे उनका नेतृत्व कर रहा था रुद्रदामन। ठीक है, और ध्यान रखिए मैंने आपको बताया था रुद्रदामन का जो कौन सा अभिलेख मैंने आपको बताया था, गुजरात का। गुजरात का रुद्रदामन का अभिलेख मैंने बताया था, जहाँ पे उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, और उसी में इसको पता चला था किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद में अशोक ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था, और उसके बाद में इस रुद्रदामन ने ही उस झील का मतलब कि पुनरुद्धार करवाया था। वो जब मैं आपको रुद्रदामन पढ़ाऊंगा या शकों के बारे में आगे पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। बाकी आपको बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो रुद्रदामन था वो कहाँ का शक था, उज्जैन का। ठीक है, और जो नहपान था वो कहाँ का शक था, वो था नासिक का। ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग जगह के शक थे। ठीक है, और अलग अलग जगह पे इनकी राजधानियां रही थी। 4 जगह पे टोटल बेसिकली शक थे, मैंने आपको बताई दिया। तो जो नासिक वाला शक था वो नहपान था, जिसको गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ में युद्ध हुआ था, और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हरा दिया था। लेकिन इसका पुत्र हुआ वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। इसका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था क्या नाम, उज्जैन का जो शक था। ठीक है, उज्जैन का शक कौन था, रुद्रदामन। ठीक है, तो रुद्रदामन के साथ में वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी की युद्ध हुई थी, लेकिन पुल्लुमावी इस युद्ध में हार गए थे, यानी कि रुद्रदामन ने पुल्लुमावी को हरा दिया था, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को हरा दिया था। लेकिन दोनों में फिर मतलब कि कह सकते हैं संधि हो गई, तो दोनों में आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, तो और उसके बाद में ये एक दूसरे के रिश्तेदार बन गए थे। ठीक है, और इस वंश के बारे में अगर आगे बात करूं, तो इस वंश का अंतिम शासक यज्ञ श्री सातकर्णी था। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक कौन सा हो जाएगा, यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यज्ञश्री सातकर्णी। अब बात करते हैं ब्राह्मणों को। सबसे पहले भूदान जो था वो भूदान देना सातवाहनों ने ही स्टार्ट किया था। एक्चुअली ये जो सातवाहन वंश था ये भी ब्राह्मण ही थे। ठीक है, तो इस वजह से ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान यानी कि जमीन का जो दान था वो देना किसने स्टार्ट किया था, वो दिया था सातवाहनों ने। ठीक है, किंतु सर्वाधिक भूदान जो हुआ था वो गुप्त शासकों के कार्यकाल में हुआ था। जब आगे अभी गुप्त शासन मैं आपको पढ़ाऊंगा, हालांकि इसमें अभी गुप्त काल नहीं आया है, तो गुप्त काल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब इसमें आपको पूरा बताने वाला हूँ किस तरीके से कौन कौन से गुप्त शासक हुए थे। तो आपको बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि ब्राह्मणों को जो भूदान देने की प्रथा स्टार्ट हुई थी वो हुई थी सातवाहन वंश में। लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जो भूदान दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था गुप्त शासकों ने। ठीक है, अब बात करें वेतन के बदले भूमि देने की जो व्यवस्था थी वो भी सातवाहनों ने ही स्टार्ट की थी, किंतु सर्वाधिक प्रयोग गुप्त राजाओं ने ही इसका किया था। यानी कि कुल मिला के जो गुप्त शासक रहे थे उन्होंने सातवाहनों की जो बहुत सारी जो कह सकते हैं कि नीतियां थी उनको कॉपी पेस्ट मार लिया था। ठीक है, और इसी भूदान को ही आगे चल के कह सकते हैं कि अकबर के काल में इसको बोला गया था जमींदारी या जागीरदारी। ठीक है, और वही आगे चल के अलाउद्दीन के समय पे भी इस तरीके की ही भूदान की ही रीति रही थी। ठीक है, वो आगे जब मैं वो सारे कुछ पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कुल मिला के सारे राजाओं ने कहीं ना कहीं से पढ़ के उनकी जो वो थी उसको कॉपी पेस्ट मारा था। और वर्तमान में कह सकते हैं, वर्तमान में तो पेमेंट वगैरह मिलती है, लेकिन उस समय पेमेंट के बदले में भूदान दिया जाता था। ठीक, जैसे कि अगर जैसे मैं राजा हूँ, मेरा अगर कोई मंत्री है तो उसको उस मंत्री को उसका श्रम के बदले में क्या देता था, जैसे मासिक अगर उसका वेतन सपोज वर्तमान के हिसाब से अगर मैं मान लें 5,000 रुपये है। ठीक है, हालांकि उस समय तो इतना नहीं था। तो राजा ये सातवाहन वंश के जो राजा क्या करते हैं, ये इन्होंने ही स्टार्ट किया था। उसके बाद में गुप्त वंश में ये सबसे ज़्यादा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था कि उसको इस मंत्री को सपोज ये प्रधानमंत्री, तो इसको हर महीने 5,000 रुपये जितनी जो जमीन होगी, सपोज ये सपोज पूरा मेरा राज्य है। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी जमीन ये 5,000 रुपये की, तो मैंने ये जमीन इस मंत्री को दे दी, अगले महीने फिर से ही दी। तो इस तरीके से, हालांकि थोड़ी काफ़ी राजाओं के लिए काफ़ी बेकार व्यवस्था थी, क्योंकि जैसे जैसे ये राजा धीरे धीरे अपनी ज़मीन अपने कह सकते हैं कि एक तरीके से नौकरों को दान करते जा रहे थे। चूंकि वही मंत्री है तो वो उस राजा का तो नौकरी होएगा ना, वर्तमान के हिसाब से अगर आप देखें। हालांकि उस समय इनको नौकर नहीं बोला जाता था, लेकिन फिर भी अगर वर्तमान के हिसाब से आप रिलेट कर पाएँ तो राजा की तो ज़मीन घटती जाती थी।
वहीं उसके जो मंत्री वगैरह थे या जो अन्य लोग थे उनकी ज़मीन बढ़ती जाती, तो एक समय ऐसा आता था कि भाई राजा की ज़मीन कम हो जाती तो बाकी लोगों की ज़मीन बढ़ जाती, तो उस समय फिर ये जो मंत्री वगैरह होते थे ये पावर में आ जाते थे, तो ये राजा को हटा देते थे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बस इतना ध्यान रखना है, भूदान सबसे पहले सातवाहनों ने स्टार्ट किया था, और भूदान की जो प्रथा थी मतलब कि सातवाहनों ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो भूदान हुआ था वो गुप्त वंश या गुप्त शासकों ने किया था। वहीं अगर बात करें कि जो वेतन के बदले भूमि देने की जो प्रक्रिया थी या सामंती व्यवस्था थी, वो भी सातवाहनों ने ही स्टार्ट की थी, और इसका भी प्रयोग सबसे ज़्यादा गुप्त राजाओं ने किया था। ठीक है, सातवाहन मैंने आपको बताई जाता है, ये मात्र सत्तात्मक है, यहाँ पे राजा के नाम से पहले उसकी माता जी का नाम लिखा जाता था, किंतु पुरुष ही राजा होता था। ठीक है, अब बात करते हैं इस समय शीशे के जो सिक्के थे उनका आविष्कार, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में सिक्कों के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो शीशे के सिक्के थे उनका जो प्रचलन किया था वो सातवाहनों ने किया था। वहीं अगर चमड़े के सिक्कों की बात करें तो उसका प्रचलन हुआ था हुमायूं के समय पे। ठीक है, हुमायूं का एक वो जो था शहाबुद्दीन करके, तो उसने चलाया था, जब हुमायूं मारा जा रहा था, शेजा सूरी ने मारा था। ठीक है, वो जब हुमायूं पढ़ाएंगे तब मैं फिर से आपको बताऊंगा। हालांकि मैं आपको ये सिक्कों वगैरह का पूरा मैं बता चुका हूँ। ठीक है, किस तरीके से सिक्कों को कब कब किस किस राजा ने सिक्के चलाए थे, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो अशुद्ध सोने के सिक्के थे वो किसने चलाए थे, चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं चांदी के सिक्के को परसापर्ण कहते थे। इस समय देखिए सातवाहनों के समय पे चांदी के सिक्कों को परसापर्ण बोला जाता था। वहीं अगर बात करें सातवाहन साम्राज्य में की जो भूमि थी वो गोदावरी नदी घाटी के घाटी में थी, जिस कारण ये अत्यधिक उपजाऊ थी। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहनों की जो भूमि थी वो सबसे अधिक उपजाऊ हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि गोदावरी नदी, अगर आपने भारत का मैप देखा है तो जिससे इस तरीके से भारत का मैप है, ठीक है, ये आप रिलेट कर पाए, तो सपोज ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद में यहाँ से सपोज ये कृष्णा नदी निकल गई, वहीं से अगर ये गोदावरी नदी बहती हुई निकलती है तो गोदावरी नदी के दक्षिण वाला ये पूरा आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र था ये पूरा सातवाहनों का था। ठीक है, इवन कुल अगर मिला के अगर बात करें तो ये पूरा ही क्षेत्र आप मान सकते हैं सातवाहनों का था। तो और यहीं पे नासिक का शासक था नहपान, जहाँ पे लड़ाई हुई थी गौतमीपुत्र सातकर्णी की, जिसने नहपान को हरा दिया था। वहीं अगर बात करें कि उसी के बगल में नासिक के ही बगल में था जहाँ पे रुद्रदामन यहाँ का राजा था। रुद्रदामन के बाद में पुल्लुमावी की लड़ाई हुई थी। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी की, तो पुल्लुमावी को हरा दिया था। ठीक है, अब बात करें कि ये गोदावरी नदी का, जैसे कि अगर हम वर्तमान में अपने क्षेत्र की बात करें तो अपना जो क्षेत्र वो गंगा यमुना का जो क्षेत्र, तो यहाँ की जमीन सबसे उपजाऊ मानी जाती है। सेम उसी तरीके से जो गोदावरी के साथ वाला जो क्षेत्र था वो काफ़ी उपजाऊ माना जाता था। तो ये बोला जाता था कि जो सातवाहनों की जो भूमि थी वो अत्यधिक उपजाऊ हुआ करती थी। ठीक है, तो कुल मिला के इतना हो गया आपका सातवाहन वंश। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सातवाहन वंश के बारे में, मैंने आपको पूरा बता दिया। और सातवाहन वंश मात्र सत्तात्मक था। इस वंश का सबसे योग्य शासक हॉल था, लेकिन वहीं अगर बात करें सबसे प्रतापी शासक की तो वो हो जाएगा वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। और उस वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी का के बाद में जो राजा बना था वो था उसका पुत्र था पुल्लुमावी नाम का राजा था। ठीक है, और पुल्लुमावी के साथ में युद्ध हुआ था सातवाहन का, सॉरी जो शक शासक रुद्रदामन था। वहीं अगर बात करें वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी की, तो सातकर्णी के साथ में युद्ध हुआ था शक शासक नहपान का। ठीक है, और रुद्रदामन जो था वो उज्जैन का राजा था। ठीक है, मेरे माइंड से चले पूरा था, रुद्रदामन उज्जैन का राजा था, वहीं नहपान नासिक का राजा था। ठीक है, तो इतना हो गया। तो भूमि के सॉरी वेतन के बदले भूमि देने की जो व्यवस्था थी उसी को संबंधी व्यवस्था बोला गया था। ये सबसे पहले सातवाहनों ने स्टार्ट किया था। और वहीं अगर बात करें सातवाहन वंश जो था वो पूर्णतः ये भी ब्राह्मण ही थे। ठीक है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। और बात करते हैं अगर जो भूदान सबसे ज़्यादा गुप्त शासकों के काल में हुआ था, लेकिन जो भूदान करने की जो प्रोसेस थी वो सबसे पहले स्टार्ट की थी सातवाहनों ने। और सोने के सॉरी चांदी शीशे के सिक्कों का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो सातवाहनों के साथ में हुआ था। ठीक है, स्टार्टिंग में इनकी राजधानी महाराष्ट्र थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को प्रतिष्ठान स्थानांतरित कर लिया था, जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित था। ठीक है, गोदावरी नदी वाला इसका क्षेत्र था। अब बात करें मौर्य काल के साथ साथ, देखिए यहाँ पे तो ये जो बेसिकली जो भारतीय साम्राज्य थे, ठीक है, मैंने आपको बताया था हसीन मसूद शाह, सातवाहन तक तो भारतीय जो राजा थे या भारतीय लोग थे उनका राज्य रहा था। लेकिन इसी बीच में मैंने आपको अभी बताया था कि नहपान का आक्रमण हुआ या फिर रुद्रदामन का आक्रमण हुआ, ये सभी शक शासक थे। ठीक है, पैरेलल ये भी चल रहे थे। तो मौर्य काल तक देखिए मौर्य काल तक कोई भी अटैक नहीं हुआ था, लेकिन मौर्य काल के बाद में भारत पे कुछ अटैक हुए थे, जिसमें 4 विदेशी आक्रमणकारी हुए थे, जिसमें पहला था इंडो ग्रीक, दूसरा था शक, तीसरा था पल्लव और चौथा था कुषाण। तो इनके बारे में ये भी देखिए दक्षिण में चाहे
सातवाहन चल रहा था, उसी के पैरेलल में उत्तर में शक शासक आ चुके थे, ठीक है। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि मौर्योत्तर काल के बाद में मगध छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया था, कोई योग्य शासक था नहीं जो कि मतलब पूरे भारत को कंट्रोल करके पूरे भारत की बागडोर संभाल पाता, ठीक है। तो उस समय भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे, जो कि वही मैंने आपको बताया था, खैबर पख्तूनवा वाला इलाका जो था अफगानिस्तान के बगल में, ठीक है, जो ये हिंदू कुश पहाड़ियों के बीच से खैबर पास आता है, वहीं से ये सारे आए थे, और ये सारे कबीले ही थे, ठीक है। इंडो ग्रीक हो जाए, चाहे शक हो, पल्लव हो, कुषाण हो, ये सभी कह सकते हैं जनजातीय लोग थे, जो कि भारत पे लूट खसोट के उद्देश्य से भारत में आए थे। लेकिन उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में, अशोक के बाद में, उत्तर भारत में कोई ऐसा राजा ही नहीं बना जो पूरे उत्तर भारत को लीड कर पाए, ठीक है। आप देख रहे होंगे सातवाहन दक्षिण की ओर चले गए, ठीक है। कौरवंशी तो सारे मतलब सारे जितने भी थे, पुष्यमित्र सुंग ने फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया था, लेकिन उसने भी अपनी राजधानी को विदिशा बनाया लिया था। तो जो राजपूताना वाला एरिया था, या फिर कह सकते हैं कि जो राजस्थान वाला एरिया था, हरियाणा वाला एरिया था, पंजाब वाला एरिया था, ठीक है, सिंध वगैरह वाला, ये जितना भी पाकिस्तान वाला जो एरिया था, ये सारा कुछ खाली पड़ा था। तो ये पूरा राज, जब इस क्षेत्र में कोई राजा ही नहीं था, तो जो भी आ गया था इस क्षेत्र में अपना कब्जा करता चला आया, क्योंकि कोई अपोजिशन में था ही नहीं, ठीक है। तो उसी संदर्भ में पहले आक्रमण हुआ था इंडो ग्रीक का, दूसरा आक्रमण हुआ था शकों का, तीसरा आक्रमण हुआ था पल्लव का, चौथा आक्रमण हुआ था कुषाणों का, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सारे अटैक हुए थे, जो कि 4 विदेशी आक्रमणकारी थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला आक्रमण हुआ था इंडो ग्रीक का, जिसके बारे में अब मैं कल चर्चा करूंगा, ओके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे। इंडो ग्रीक के बारे में जो अटैक हुआ था उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ओके, बाय बाय।